हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम पे मैंने अभी पहले वीडियो डिस्कस की थी, वो डिस्कस कर रहा था मैं बोर्ड थ्योरी। आज जो हम डिस्कस करेंगे बोर्ड थ्योरी से हटके डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट हाइड्रोजन एटम का। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स डिस्कस करूंगा इसमें, और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो इसमें मुझे डिस्कस करनी है वो ये है कि हाइड्रोजन एटम का सोल्यूशन क्या होता है। हाइड्रोजन एटम के सॉल्यूशन के साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो वेव फंक्शंस आते हैं वो तीन पार्ट्स में बटे होते हैं। एक रेडियल पार्ट होता है उसका, एक थीटा पार्ट होता है और एक फाई पार्ट होता है। जो थीटा और फाई एंगल होते हैं उन्हें हम जो कहते हैं वो जेनिथ एंगल और एजिमुथल एंगल बोलते हैं इनको। और उन एक्सप्रेशनों को हम कैसे कैलकुलेट करें, साथ साथ चार चीज़ें जो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कस करूंगा वो हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। तो काफ़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होंगी वो ये कि पूरा हाइड्रोजन एटम एनालिसिस यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। मैथमेटिक्स की हेल्प लूंगा, लेकिन मैथमेटिक्स बहुत डिटेल डिस्कस तो नहीं करूंगा, लेकिन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैथ की हेल्प से लेके ही चलूंगा। तो यहाँ हम जो हमारी प्रॉब्लम है हाइड्रोजन एटम, फिजिक्स की भाषा में हम इसे क्या कहें कि श्रोडिंगर इक्वेशन हमसे ऑलवेज एक ही चीज कहती है कि हमें वेव फंक्शन अगर कैलकुलेट करना है तो हमें पोटेंशियल डिफाइन होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज यहीं से शुरू होती है कि सबसे पहले हमें, अगर हाइड्रोजन एटम एक प्रॉब्लम है तो हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि हमें सबसे पहले यू पता हो। कुछ बुक यू से दिखा देती हैं पोटेंशियल एनर्जी को, कुछ बुक दिखा देती हैं इसे वी से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो यू से शो कर रहा है तो यू भी पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है, और वी है तो वी भी पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है। तो यू की जो वैल्यू होती है यहाँ, उसे हम कैसे लें, 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन आर। Q1 कितना है Zi और Q2 कितना है E अपॉन आर। तो ये सबसे पहले हमें क्या बताना होता है, हमें सबसे पहले बताना होता है कि जो मोशन हो रही है उसके लिए पोटेंशियल क्या अप्लाई हो रहा है। जैसे हमें पता चलता है कि पोटेंशियल ये अप्लाई हो रहा है तो उसके बाद हमारी प्रॉब्लम फर्दर बढ़ती है कि हमें सबसे पहले पोटेंशियल पता हो। जैसे अगर हम पार्टिकल इन ए बॉक्स की प्रॉब्लम को लें तो वो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बल्कि क्या है, पोटेंशियल जीरो की एक प्रॉब्लम है कि एक पार्टिकल x बराबर जीरो से लेकर x बराबर एल में पोटेंशियल जीरो में मोशन करता है। ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ना ही फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है। जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे होते हैं 1D में कहते हैं कि पोटेंशियल जो एक्स स्क्वायर का फंक्शन होता है, और अगर 2D में है, एक्स वाई मोशन में, प्लेन में मोशन कन्फाइंड है, तो वहां पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का फंक्शन होता है। और एक्स वाई जेड तीनों में मोशन कन्फाइंड है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों पर डिपेंड होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो प्रॉब्लम ये है कि पोटेंशियल हमें डिफाइन हो गया, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो गई कि पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमारी है 1/4πε0 Zt इंटू माइनस ई अपॉन आर। जैसे हमें ये पता चल जाता है तो हम वेव फंक्शन चाहते हैं कि वेव फंक्शन हमें पता चले कि वेव फंक्शन क्या होगा इसका। तो इसमें क्या करते हैं हम कि सबसे पहले जो शुरुआत इसकी करते हैं वो हम करते हैं श्रोडिंगर की इक्वेशन से। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या कहती है कि जो हमारा डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच का स्क्वायर ई माइनस वी साई इजकल टू जीरो है। ये श्रोडिंगर इक्वेशन कहती है कि अगर हम जो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस होती है कि अगर वेव फंक्शंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें क्या पता हो, v पता हो, और v पता के बाद में हमें यह भी साथ साथ पता हो कि वेव फंक्शन के ऊपर क्या कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम्स हमारी, सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखें और कार्टेशियन से फिर इसे पोलर तक ले जाएं। कहाँ जाएं, पहले कार्टेशियन से शुरू करें और कार्टेशियन से कहाँ जाएं, पोलर। कार्टेशियन इसमें हम कैसे लिखेंगे कि अगर हम इस ऑपरेटर की वैल्यू को लिखना चाहते हैं तो कार्टेशियन में हमारी जो वैल्यू है वो होगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच का स्क्वायर ई माइनस वी साई इजकल टू जीरो। और इस v को जब यहाँ पे इस एक्सप्रेशनों में देख रहे हैं तो ये u और v सेम ही चीज है, इनमें दोनों को अंतर ना समझें, क्योंकि उसे पोटेंशियल एनर्जी को आप u से भी शो कर देते हैं, उस पोटेंशियल एनर्जी को v से भी शो करते हैं। बुक्स अलग अलग सिंबल बेसिकली यूज कर लेती हैं पोटेंशियल एनर्जी का, कुछ बुक्स v यूज करती हैं, कुछ u यूज करती हैं।
ये हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें वी हम डिफाइन कर चुके हैं, वी फंक्शन है आर का। यहाँ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, तो हमारी चॉइस में क्या होगा, हमारी चॉइस में यह होगा कि हम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट को इंट्रोड्यूस कर दें, जिससे क्या हो कि ये तो एक्स वाई जेड में चल रहे हैं और वी यहाँ पे आएगा आर का फंक्शन, तो उससे क्या प्रॉब्लम आने वाली है, यहाँ एक्स वाई जेड यहाँ आर, तो क्या करें एक्स वाई जेड को ही किस में कन्वर्ट कर दें, पोलर कोऑर्डिनेट में। तो इसमें पोलर कोऑर्डिनेट के लिए x इजकल टू वाई इजकल टू और z इजकल टू, हम सब जानते हैं कि पोलर फॉर्म में जब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू लेते हैं तो हमें पता भी होनी चाहिए और अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार एक्स वाई जेड की वैल्यू को पे क्वेश्चंस आते हैं आगे जाके, क्योंकि जब मैं पैटी में कंसेप्ट में जाऊंगा, पैटी पढ़ाने जाऊंगा, तब भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो बताएं एक्स की वैल्यू क्या लूं, आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई की वैल्यू आर साइन था, ये हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू है। ये इसकी हेल्प से क्या होगा कि ये हमारी कोऑर्डिनेट है कार्टेशियन और आर थीटा कोऑर्डिनेट कैसे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। तो यहां पर हमने क्या किया, एक्स वाई जेड को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं पोलर में, कार्टेशियन से पोलर फॉर्म। देखो फिजिक्स के डेवलपमेंट को समझने के लिए एक सिस्टमेटिक पैटर्न होता है कि आप सिस्टमेटिक पैटर्न पे जाएं, जब बहुत लॉन्ग मैथमेटिक्स हो उसको स्किप कर जाएं और वहां से रिजल्टों पे फोकस करते हैं। वहां पे क्या करें, उन मैथमेटिक्स को लॉन्ग डेरिवेशंस हमें कॉम्पिटिटिव दुनिया में बहुत बेनिफिट नहीं देता, वो हमें क्या करता है, जो उसके कंक्लूजन्स होते हैं मैथमेटिक्स से निकल कर जो हमारे कंक्लूजन्स आते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 पेज 4 पेज का मैथमेटिक्स डेरिवेशंस पे जाएं और आप कॉम्पिटिशंस की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वो एमएससी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव दुनिया में वो महत्वपूर्ण नहीं होते। कॉम्पिटिटिव दुनिया में क्या होता है कि जो एक्सप्रेशन है उनके एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन बनते कैसे हैं, क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाए, वो आपके लिए चैलेंजिंग होता है। यहाँ थीटा को हम कहते हैं जेनिथ एंगल और फाई को जो कहते हैं वो कहते हैं एजीमुथल एंगल, है ना, एजीमुथ एंगल बोलते हैं उसे, ये भी हमें पता हो यहाँ। और अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना चाहते हैं कि थीटा हमें पता चले, तो वो यहाँ से सिंपली आसानी से निकल जाएगा, cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से z अपॉन आर होगी, और आर हमारा कितना होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारी निकल जाएगी cos इनवर्स और z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो क्वेश्चन कैसे बन जाता है, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से सर क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन हर समय बना रहता है, जैसे क्या कहेगा, एक इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है हाइड्रोजन लाइक एटम में और बताता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है, जेड कोऑर्डिनेट ये है, और कहता है थीटा एंगल की वैल्यू बताइए। तो इसी फॉर्मूले पे जाएंगे आप। देखो सदा क्या करना है आपको, जब भी एक्सप्रेशंस आपके सामने आ जाए तो आपके लिए महत्वपूर्ण ये होता है कि उस पर क्वेश्चन सोचें कि क्वेश्चन कंपटीशन में क्या आ सकता है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन साफ पता चल रहा होगा कि जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट देगा और एंगल थीटा पूछ लेगा, और उसके अलावा अगर फाई पूछता है तो हम उसे कैसे निकालें, यहीं से देखें। तो यहां से क्या करें, इन दोनों एक्सप्रेशनों को आपस में डिवाइड कर दें, y अपॉन एक्स की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, tan फाई, तो फाई की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारी tan इनवर्स y अपॉन एक्स। अब जैसे कहेगा, ऐसे क्वेश्चन देखो दे देगा x बराबर y है, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट सेम है, फाई बताइए क्या होगा। और इस एंगल को क्या बोल रहे होते हैं, एक बार बुक से चेक भी कर लेना, थीटा को क्या बोलते हैं, जेनिथ एंगल, है ना, देखें इसे चेक करके। और फाई को जो कहते हैं उसे कहते हैं एजीमुथ एंगल। इसे मैं इसलिए चेक करा देता हूं कि कहीं उल्टे ना लिख जाए, इनमें एक ही गलती होती है जनरली, ये वाला यहाँ लिख देते हैं, कई बार ये वाला यहाँ लिख देते हैं। जेनिथ और एजीमुथ तो याद रहता है, लेकिन क्या होता है कई बार रिवर्स लिख जाता है। सदा जब भी पढ़ें, कई बार पता है क्वेश्चन में कैसे दे देता, कहता है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दे दिए और कहा जेनिथ एंगल निकालिए, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला लगाना है जेनिथ एंगल के लिए। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दे दिए, आपको एजीमुथ एंगल पूछा, तो फिर आपको ये लगाना है। ये भी आपको क्वेश्चनों पे सदा सोच के चलना है। मैं आपको बता दूं, हर जगह हर लाइन में क्वेश्चन होता है, बस हमें करना क्या होता है, सोचना होता है हर समय। 2 क्वेश्चन यहाँ महत्वपूर्ण जो हो जाते हैं, इनके एप्लीकेशंस तो देखो बच्चों में लूंगा ही लूंगा, और
क्या स्किप कर रहा हूं कि इनका इंट्रोडक्शन स्किप कर रहा हूं? यहाँ इंट्रोडक्शन भी होता है इनका, कैसे हम लेते हैं इन्हें, किसी और लेक्चर में कभी डिस्कस करूंगा जहां तो मैं ये बताऊंगा कि इनकी क्या जरूरत पड़ी। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट लेने से फायदा क्या होता है, इनके सबके फायदे होते हैं। बहुत वंडरफुल फिजिक्स है, कहाँ डिस्कस करूंगा, इसे डिस्कस करूंगा मैं क्लासिकल मैकेनिक्स, लैग्रांजियन जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन डिस्कस करूंगा इनका कितना बड़ा फायदा है। तो यहां हमने दो एक्सप्रेशन निकाल लिए, थीटा एंगल का और उसका। अब देखो जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे पूछ लेगा कि एजीमुथ एंगल किस किस चीजों पर निर्भर करता है। तो वहां पे क्वेश्चन देगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर निर्भर करता है, वाई जेड कोऑर्डिनेट पर निर्भर करता है, जेड एक्स कोऑर्डिनेट पर निर्भर करता है और एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेटों पर निर्भर करता है। क्या लगाओगे? एजीमुथ एंगल केवल वाई और एक्स कोऑर्डिनेट पर निर्भर कर रहा है, ये आंसर मार्क करना। आप सोचते हो कि क्वेश्चन नहीं है यहाँ, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन ऐसे पेपर में मिल गया। वाई और एक्स कोऑर्डिनेट दे दिए और फिर कह दिया एक्स वाई कोऑर्डिनेट ये हैं, आप बताएं एजीमुथ एंगल कितना होगा। कई बार क्या करता है, यहाँ वाई और एक्स की वैल्यू को पता चला बराबर दे रखा है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा अगर इक्वल हो गया वाई और एक्स कोऑर्डिनेट तो tan इनवर्स 1 हो गया। कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन? फाइव बराबर 45 के ऊपर है। ऐसे बनते हैं क्वेश्चन, हर समय सोचते रहें कहाँ बन जाएगा, कैसे बनेगा। हम ये सोच रहे होते हैं यहाँ क्या क्वेश्चन आएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कहता है जेनिथ एंगल बताएं किन किन चीजों पर निर्भर करता है, फिर वहां पे क्वेश्चन देगा एक्स वाई पे करता है, वाई जेड पे करता है, जेड एक्स पे करता है, एक्स वाई जेड तीनों पे करता है। तो यहां से पता चल रहा होगा तीनों पे कर रहा है। मैं साथ साथ एक चीज और भी क्लियर कर दूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि बोर थ्योरी से हम क्वांटम मैकेनिक्स की अगर कंपेरिजन यहां से करना चाहें, यहीं से सोचें कि क्या कंपेरिजन है, तो वहां दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मैं इससे पहले लेक्चर दे चुका हूं, अब आप उन लेक्चरों को बगैर देखे ना सोचें कि इस लेक्चर पर आप पढ़ रहे हैं और वहां से कंपेरिजन कर लें। वो लेक्चर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, उसमें मैं बता रहा था कि जो मोशंस होती है उसमें एंगल चेंज होता है। जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है सर्कुलर ऑर्बिट में तो क्या चेंज होता है उसका? केवल और केवल थीटा। जब हम उसके साथ साथ आगे जाते हैं, सोमरफेल्ड थ्योरी पे जाएंगे जो अभी मैंने डिस्कस नहीं की है मैं, लेकिन पहले मैं कुछ वीडियो दे चुका हूं सोमरफेल्ड थ्योरी पे, लेकिन आगे एटॉमिक में डिस्कस करूंगा। तो वहां आपको पता चलेगा दो वेरिएबल होते हैं, आर और थीटा, क्योंकि सोमरफेल्ड ये कहते हैं कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन होती है इलेक्ट्रॉन की, सर्कुलर के साथ साथ एलिप्टिकल ऑर्बिट, तो वहां पे दो वेरिएबल है आर और थीटा। तो बोर थ्योरी में वेरिएबल कौन सा था? बोर कहता है कि केवल थीटा वेरिएबल है। वी का मतलब समझ रहे हो? वेरिएबल। और वो क्या कहते हैं, सोमरफेल्ड कहते हैं आर और थीटा दो वेरिएबल है। छोटा सा लिखा मैंने, आर और थीटा सोमरफेल्ड में दो वेरिएबल, और यहां पर वेरिएबल कितने हो गए? यहां तीन वेरिएबल है, आर थीटा और फाई। तो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है? मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो उसके तीन पैरामीटर वेरिएबल होते हैं, थ्री डायमेंशंस स्पेस में मोशन होती है, आर और थीटा और फाई, तीन पैरामीटर्स उसके चेंज होते हैं। तो आप देख रहे होंगे बोर का सबसे बड़ा जो अंतर आया, या केवल एक वेरिएबल था, वो कहता था सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता, और यहां पे मोशंस कैसी होगी? थ्री डायमेंशंस में मोशन होती है। अब अगर हम आगे बढ़ें इसी के ऊपर तो हमें क्या करना होगा, मैं क्या स्किप कर रहा हूं उसको सुने। इस पूरे एक्सप्रेशंस को, इन कंडीशनों को ओबे करने के बाद यहां पे मैं क्या करूंगा, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस कर दूंगा। और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में डेल स्क्वायर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। क्या होती है, कोई बताएगा क्लास में? 1/r², बिल्कुल सही, r², डेल/डेल r। फाई तो जब लगाओगे जब यहाँ फाई लगा दोगे, अगर यहाँ फाई लगा के चल रहे हो तो फाई लगा दो यहाँ, प्लस ये हमारा
क्या बन गया, डेल स्क्वायर फाई बन गया। आप ये कहें कि सर हमें इसे ड्राइव करना है, तो आप मैथमेटिक्स पर जाएं। कैसे कंसेप्ट लगाएंगे, डेल ओवर डेल एक्स को लिखेंगे डेल ओवर, देखो ऐसे कन्वर्ट करते हैं इन्हें, डेल ओवर डेल एक्स को हम क्या लिखें, बताएं क्या लिखेंगे, डेल ओवर डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल थीटा ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल फाई और डेल फाई ओवर डेल एक्स। ऐसा बनेगा ये। यहां से डेल ओवर डेल एक्स पता चलेगा, डेल ओवर डेल आर ओवर डेल एक्स का मतलब आर से आर कैंसिल करूं तो डेल ओवर डेल एक्स बन गया। यहां से भी देखें डेल ओवर डेल थीटा ओवर डेल एक्स, डेल थीटा से डेल थीटा करेंगे तो डेल ओवर डेल एक्स बन गया। ऐसे यहां से देखो, आप समझ रहे हो, इसकी हेल्प लेते हैं, इसी तरीका से स्टेप बढ़ते हैं इसके, लेकिन आप स्किप कर जाएं, कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड एट ऑल। कहां जाएं आप, सीधा इस एक्सप्रेशन के बाद इन्हें इंट्रोड्यूस करना सीखें कि एक्स वाई जेड की वैल्यू ये होती है, एजिमुथ एंगल और जेनिथ एंगल के फॉर्मूले करें और सिंपली इक्वेशन इस पर पहुंच जाए। आपको इस एक्सप्रेशंस को, दिस एक्सप्रेशंस इट शुड बी रिमेंबर ऑलवेज। ये भी आपके लिए एक मेरा पेट डायलॉग होता, 246 की टेबल ऐसे याद हो, जैसे हम किसको याद रखते हैं, ये नहीं कहते 246 की टेबल याद करेंगे, वो याद थोड़ी करनी पड़ती है, वो तो याद ही है। ऐसे ही क्या है, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में लाप्लासियन ऑपरेटर्स की वैल्यू क्या कहते हैं, इसको लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं, उसकी वैल्यू तीनों फॉर्मों में आपको याद रखनी है, कार्टेशियन में भी, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में भी और सिलेंड्रिकल में भी, लाप्लासियन ऑपरेटर। और जब मैं 246 करूं तो इसका मतलब यह है कि घर जाके इस पर ऐसा रट्टा लगा दो कि सोते जगते भी हमें ये सदा याद ही रहे। अगर आंख भी हमारी पूरी नहीं खुली हुई तब भी हम सही लिखें, तब समझो कि आपको 246 की टेबल हो गई, क्योंकि बच्चे को जगा दो और उसे अच्छे से याद है ना, तो जगने के बाद भी वो तुरंत से सुनाना शुरू कर देगा, 2 की टेबल सुना दे। उसकी पक्की तभी मानी जाती है, कब, जब उसे जगा के भी पूछा जाए, नहीं तो जगाने में क्या होता है, वो आधा ही तो नींद में लगा होता है, तब भी बोलना शुरू कर देता है। जब शुरू में बचपन में सिखाई जाती है ना, तो यही होता है, बच्चे को चैलेंज कर देते हैं कई बार, 2 की टेबल सुना दे, अब उसकी आंख खुल जाती है सुनाते सुनाते, क्योंकि प्रैक्टिस कराई जाती है। तो हिंट मेरा कहां जा रहा है, प्रैक्टिस पे जा रहा है, कम समझे बात। अब मेरे पास विकल्प क्या है उसको सुने। अब मैं इस एक्सप्रेशन में ही ये जो वैल्यू है, दिस वन, ये वाली वैल्यू यहां पर सीधी लिख दूंगा, प्लस, हाँ जी, कोई दिक्कत है किसी को, एनी, और जो सो रहे हैं वो जग जाएं, सुबह सुबह का टाइम सोने का नहीं है भाई। कभी क्या कहें कि सर हमने क्वांटम मैकेनिकल हाइड्रोजन एटम में सुला दिए हम, ये देखो ये चाहिए हमें, तो यहां पे भी क्या ऐड कर दें, इस एक्सप्रेशन को डेल स्क्वायर साई की वैल्यू ये थी, दिस वन, इसी में क्या किया हमने, प्लस 2m अपॉन एच का स्क्वायर और ब्रैकेट में e माइनस वी साई बराबर 0 कर दिया। इस एक्सप्रेशन को कहां से, यहां से, तो इधर भी हमें क्या करना होगा, सेम कहानी यहां दोहरानी होगी। और v की वैल्यू यहां पे हमारे पास है, ये कितनी, किसी स्टेप पे बढ़ाई दे रहा हूं मैं इसे, क्या नहीं कर रहा, नहीं तो मैं इस स्टेप को फिर आगे बढ़ाऊंगा, मैं यहीं पे यूज कर देता हूं, v की वैल्यू भी पुट कर दी मैंने। और इस बार पढ़ाते में मैंने एक काम नहीं किया है, चाहते हो वो करूं, इक्वेशन देना, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ये सब नहीं दिए। आप अपना जब प्रोफेसर बन जाओ तब दे दिया करना इक्वेशन 1, 2, 3, 4। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जब हाइड्रोजन एटम में बहुत सारी इक्वेशन आ जाती हैं तो डर जाते हैं, इतनी इक्वेशन है ना, तो डराना ना हो तो बस लिखते रहो, समझाते रहो कैसे करना है। कहां तक आ गए हम उसको सुनो। अभी हमने क्या किया, केवल सबसे पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की, पोटेंशियल एनर्जी से हमने फिर श्रोडिंगर इक्वेशंस जो हमारी थी उसे लिख दिया,
पोटेंशियल एनर्जी एक सेपरेट पैरामीटर है। क्यों? बिगर पोटेंशियल एनर्जी के डिफाइन करते हुए आप वेव फंक्शन नहीं निकाल सकते। सबसे पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की, ये हमें पता चल गया। श्रोडिंगर इक्वेशन लिख दी। श्रोडिंगर की इक्वेशंस को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखा, दिस वन। कार्टेशियन को हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में बदला और यहाँ पे एजिमुथ एंगल और जेनिथ एंगल हमने दो डिफाइन किए। उसके बाद हमने श्रोडिंगर इक्वेशंस को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिया और v की वैल्यू को पुट कर दिया। अगर यहां से हम मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि यहाँ डेल साई ओवर डेल आ रहा है, डेल साई ओवर डेल थीटा आ रहा है और डेल साई ओवर डेल फाई आ रहा है। ये आर, ये थीटा और ये फाई तीन वेरिएबल हैं। देयर आर थ्री वेरिएबल। आर वेरिएबल, यहां पे वेरिएबल्स कितने हैं? तीन, आर, थीटा और फाई। काम हमारा क्या है? पर्पज क्या है? पर्पज ये है कि ये इक्वेशन सॉल्व हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एक हमारे पास टेक्निक्स होती है, उसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक्स। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक्स बच्चों ये कहती है कि जब भी हम कोई एक्सप्रेशंस लिखें, कोई भी इक्वेशंस लिखें, तो वो हमारे पास हम ऐसा प्रयास करें कि जो वेरिएबल हैं वो अलग अलग सेपरेट हों। आर का वेरिएबल अलग आए, थीटा का अलग आए, फाई का अलग आए। तो इसका सॉल्यूशंस भी हम तीन पार्ट्स में ले लेते हैं। साई इक्वल टू एक कैपिटल आर जो किसका फंक्शन होगा? स्मॉल आर का। एक एच जो थीटा का फंक्शन होगा और एक कैपिटल फाई जो स्मॉल फाई का फंक्शन होगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा रेडियल सॉल्यूशन हमारा अलग हो जाएगा, थीटा सॉल्यूशन अलग हो जाएगा, फाई सॉल्यूशन हमारा अलग हो जाएगा। और तीन हमारे पास में क्या है? तीन हमारे पास वेरिएबल है और तीन यहां वेरिएबल हो गए। देखो ये रे, इसका सॉल्यूशन अलग ले लेंगे, इसका अलग और इसका अलग। तो हमारा पर्पज अब क्या हो जाएगा इन सॉल्यूशनों को रखने के बाद में कि इसको हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक से कोशिश करेंगे अलग अलग करने की। रेडियल पार्ट अलग, थीटा पार्ट अलग और फाई वाला पार्ट अलग। ये हमारा प्रयास रहेगा। तो जब हमने इसको मान लिया इस सॉल्यूशन को, तो देखो यहाँ पे जैसे हम इसकी जरूरत हो, इस चीज की जरूरत पड़ेगी इस एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे डेल साई ओवर डेल स्मॉल आर जब हम करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी डेल कैपिटल आर अपॉन डेल स्मॉल आर और एच और ये हमारा फाई, ये हो जाएगा। जब हमें यहाँ पे जरूरत होगी तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? डेल साई ओवर डेल थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर डेल एच, एच जो फंक्शन किसका है? थीटा का। और यहाँ पे फाई को ऐसा सच रख दें और यहाँ पे जरूरत पड़ेगी किसकी? दो बार डिफरेंशिएशन की। किसके रेस्पेक्ट? फाई के रेस्पेक्ट। तो ये हम करते हैं इसे फाई के रेस्पेक्ट। क्या आ जाएगा? रेडियल पार्ट तो ऐसा सच रहेगा, एच पार्ट ऐसा सच रहेगा और ये फाई जो फंक्शन था उसके रेस्पेक्ट ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। समझे मैंने क्या किया? इस इक्वेशन को देखें नजर लगा के। पहले फंक्शन मान लिया कि साई फंक्शन है रेडियल पार्ट का, एच पार्ट का, एच पार्ट किसका है? थीटा का फंक्शन है और ये कैपिटल फाई जो फंक्शन है वो स्मॉल फाई का फंक्शन है। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं रेडियल पार्ट तो अलग सेपरेट हो जाए, जो रेडियल सॉल्यूशन हम अलग से लिख पाएं और थीटा का सॉल्यूशन अलग से लिख पाएं और फाई का सॉल्यूशन अलग से लिख पाएं। जब हमें तीनों सॉल्यूशंस अलग अलग पता होंगे तो हमारा नेट सॉल्यूशन हमें पता चल जाएगा कि वेव फंक्शन हमारा आर पे कैसे निर्भर कर रहा है, थीटा पे कैसे कर रहा है और फाई पे कैसे कर रहा है। तो अब यहां से हमने इसमें क्या किया है कि जब हमने इसे आर के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो इनमें आर का फंक्शन जो था केवल ये टर्म थी, तो इसी टर्म को हमने आर के रेस्पेक्ट किया, इन दोनों को ऐसा सच रखा क्योंकि फंक्शन आर के है ही नहीं। जब हमने थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया तो इस आर को तो ऐसा सच रखा, इसका फंक्शन डिफरेंशिएशन किया केवल थीटा के रेस्पेक्ट, इसको ऐसा सच रखा। जब हमने इसका दो बार डिफरेंशिएशन किया तो इन दोनों को ऐसा सच रखा क्योंकि फाई के फंक्शन थे ही नहीं, इसी का किया। बात समझ आ गई? नहीं आ गई? इन सॉल्यूशनों को कहां जाके पुट कर दें? इस इक्वेशन में रख दें, ऊपर की इक्वेशन में रखें और बताएं मुझे क्या आया। साथ साथ एक काम और करें कि इन सॉल्यूशनों को पुट भी करें और उसके साथ साथ क्या करें, इस टर्म से आर
और ये तुम्हारा h और ये फाई। इन एक्सप्रेशनों को तो, इन पूरी वैल्यूओं को तो इस इक्वेशन में जाकर पुट करना है और इस वाली पूरी टर्म से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। आपको 2 स्टेप अडॉप्ट करने हैं। आप ऐसा ना सोचें कि मैं बहुत लॉन्ग मैथमेटिक्स तक जाऊंगा, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक मैं जा रहा हूं। देखें क्या आया। पहले एक्सप्रेशंस में 1/r² डेल ओवर डेल r² जब आप डेल फाई ओवर डेल r करेंगे तो यहां से देखें डेल r अपॉन डेल स्मॉल r आएगा और ये टर्म आएगी ये वाली, इसको ऐसा सच लिख दें और साथ साथ किससे डिवाइड भी कर रहे हैं, ये ना भूलें, r यहां पे डिवाइड कर दें, बल्कि r h और फाई। देखो ये 2 टर्म तो कैंसिल आउट की हो जाएंगी। यहां से हमारा एक्सप्रेशंस में क्या आ जाएगा, जो आ जाएगा उसे लिख देंगे, प्लस यहां पे देखें क्या आ रहा है, 1/r² साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा और साइन थीटा डेल h अपॉन डेल थीटा और कैपिटल R और कैपिटल फाई, ये दोनों ऐसा आ जाएंगे। और डिवाइड किससे कर रहे हो, h और फाई। प्लस में जाए 1/r² साइन स्क्वायर थीटा, देखिए क्या आया हमारा, r h कैपिटल फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर और यहां पर डिवाइड किससे करें, r h फाई से, प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर e जेड स्क्वायर अपॉन 4πε0 r। और देखो ये तो हमारा साई तो चल ही रहा था, क्या था हमारा, साई को साई से तो डिवाइड कर रहे थे भाई, साई की वैल्यू यहां पे रख रखी थी, ये जो हमारी ये यहां पे सच आएगी और ये जो पूरा का पूरा वो फंक्शन साई है ही, इक्वल टू क्या करूं, 0 कर दूं। अब जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करता चला जाऊं। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ, देखो ये दोनों, ये टर्म कैंसिल आउट हो रही हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये दोनों ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। और देखें क्या बचा, जो बचा रह जाए उसे लिख दो, क्या क्या बचा रह गया उसे बताओ मुझे। 1/r 1/r² डेल ओवर डेल r² जिन्हें हाइड्रोजन एटम में दिक्कत होती है वो इन्हीं स्टेपों को समझ कर चलें। अगर आप एमएससी के विद्यार्थी भी हैं और एमएससी में आपको हाइड्रोजन एटम लिखना है तो इसी स्टेपों को लेना है। प्लस 1/r² साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल h अपॉन डेल थीटा और 1/h प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर डेल कैपिटल फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर, ये फाई का फंक्शन है। और क्या बचा बच्चों, एक ये 1/5 भी आ रहा है इसमें मल्टीप्लिकेशन में, 1/5 और क्या बचा, प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर e प्लस
जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर इक्वल टू 0। देखो कुछ और आया हो तो। सबसे पहले जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मुझे दिख रहा है यहाँ, एक टर्म मुझे यहाँ ऐसी महसूस हो रही है कि अगर मैं उस इक्वेशन से मल्टीप्लाई, इस एक्सप्रेशन को पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगी सॉल्व करनी। देखो कहां से कि अगर मैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देखो अगर यहाँ इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दूं इस टर्म से, तो ये फाई यहाँ पे सेपरेशन हो गया, क्योंकि अब ये केवल फाई का फंक्शन है। तो क्या कर दें, मल्टीप्लाइंग बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। देखो स्टेपों को अगर समझ लेते हो ना तो फिर कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको एक टेक्निक्स अपना रहे हो क्या कि ये तीनों फंक्शन अलग अलग सेपरेट हो जाएं। इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन वेरिएबल्स का कैसे किया जाए, ऐसी टेक्निक अडॉप्ट करो। तो यहां पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अगर हमारा पूरी से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां से हमारा सेपरेशन हो जाएगा। तो यहां से क्या करते हैं हम, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहां भी मल्टीप्लाई कर दें। चलो मैं अलग से ही करे दे रहा हूं। क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऑन कैपिटल आर और 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डेल कैपिटल आर अपॉन डेल स्मॉल आर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल एच अपॉन डेल थीटा और 1 अपॉन एच प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर डेल कैपिटल फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर 1 अपॉन कैपिटल डेल फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाइड बाई 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल टू 0। देखो कहीं टर्म में कोई कमी तो नहीं रह गई। इट्स ओके। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दो। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो इससे कैंसिल आउट हो गया और एक साइन थीटा रह जाएगा ऊपर और पूरा ही कैंसिल आउट हो गया और इसमें कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा होगा। देखो हमारे लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है दिस वन। मैंने इसलिए इसे रब नहीं किया क्योंकि इससे भी कुछ फिजिक्स डिस्कस करूंगा और ये तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बहुत कम समय में अगर इसे एक बार फिर से एलोबरेट करूं तो कहूंगा कि मैंने सबसे पहले पोटेंशियल डिफाइन किया हाइड्रोजन के लिए, उसके बाद श्रोडिंगर इक्वेशंस लिखी टाइम इंडिपेंडेंट, उसके बाद इसकी फॉर्म को कार्टेशियन में बदला, कार्टेशियन को फिर पोलर में बदला, पोलर में यहाँ पहुंचे, फिर इसके 3 पार्ट्स में इसको सेपरेशन कर दिया, रेडियल पार्ट अलग, थीटा पार्ट अलग, फाई अलग। उसके बाद इन सॉल्यूशनों को हमने आर के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया तो ये मिला, हमने थीटा के रेस्पेक्ट ये मिला, फाई के रेस्पेक्ट, इन सारे सॉल्यूशनों को इसमें ऊपर जाकर रख दिया और इस टर्म से हमने इसे डिवाइड कर दिया। स्टेपों को समझो ना के रटो, रटना कुछ नहीं है। और कर क्यों रहे हैं ऐसा पहले समझ लें। कर इसलिए रहे हैं कि हम रेडियल सॉल्यूशन को अलग चाहते हैं करना, थीटा सॉल्यूशन को अलग करना चाहते हैं और फाई सॉल्यूशन को अलग करना चाहते हैं, जिससे तीनों सॉल्यूशन हमें अलग अलग ऑब्टेन हो जाए। पहुंचे यहां तक? क्वेश्चंस अभी तुम्हारे केवल और केवल
2 या 3 ही क्वेश्चन इसमें थे अभी तक जो कंपटीशंस में पूछे जाने लायक थे। जेनिथ एंगल, एक जेनिथ एंगल और एक एजिमुथ एंगल, ये 2 क्वेश्चन थे। किन किन फैक्टरों पर निर्भर करते हैं और क्या क्या क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं, वो मैंने दोनों डिस्कस कर दिए हैं। अब यहां से जो क्वेश्चन शुरू होंगे उस पर थोड़ा अप्लाइड पोर्शन शुरू हो जाएगा तुम्हारा। जैसे ये एक्सप्रेशन आता है तो इसके एप्लीकेशन पोर्शन पर मैं जाऊंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है दिस वन, इस पर भी मैं अभी डिस्कशन दूंगा, इस रिजल्ट पर भी और इस पर भी दूंगा कि यहां से हमें क्या मिलता है। तो हमारा, मैं थोड़ा सा अगर आइडिया देने की कोशिश करूं तो बता दूं, हमारा सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट ये आएगा कि एनर्जी, जो इसके रिजल्ट्स हैं वो भी मैं बता दूं पहले ही। एनर्जी एन पर निर्भर आएगी, कैपिटल एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्मॉल एल पे, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर पे। एल जेड जो होगा वो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर पे। यहाँ हमें फिजिक्स जनरेट करनी है। एनर्जी आइगन वैल्यू एन का फंक्शन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्मॉल एल का, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का, और एल जेड, जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो एम एल का फंक्शन, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का। इस पर डिस्कशन जाना है हमारा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे नोट डाउन कर चुके होंगे। तो मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ बोर्ड पे और रब करता हूँ इधर के कंसेप्टों को। मुझे उम्मीद है जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। बच्चे जनरली पता क्या कहते हैं, कुछ वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, वो कह रहे होते हैं सर आपने कुछ जगह दे दी होती तो हम स्क्रीनशॉट ले लेते। आप क्या कर रहे हो, बोर्ड में जगह ही ना दे रहे, कब स्क्रीनशॉट कब लें। बहुत सारे इंतजार करते हैं, उनकी फिजिक्स कहाँ चलती है, स्क्रीनशॉटों की फिजिक्स है ना। पता ना भगवान जाने उनका हो क्या रहा है, ये प्रभु मालिक है उनका। हालांकि फिजिक्स स्क्रीनशॉट से नहीं चलती, पता कैसे चलती है, इन स्टेपों को निकालना सीख लें। एक बार अगर आप निकाल लेंगे, इससे गुजर जाएंगे पूरे स्टेपों से, तो फिर आपको कभी जीवन में, पूरे जीवन में कभी दिक्कत ही नहीं होगी इन स्टेपों को लाने में। ये 2 रिजल्ट मैंने रब नहीं किए हैं क्योंकि मैं इनके एप्लीकेशन पोर्शन पर जाऊंगा। मेरे लिए दोनों ही रिजल्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोनों रिजल्टों को मैं एक बार ऊपर फिर से लिख रहा हूं, इस रिजल्ट को भी और इस रिजल्ट को भी, खासतौर से इसको, पहले इसको लिखूंगा। इस रिजल्ट में क्या देख रहे हैं हम, इस रिजल्ट में हमारा आ रहा है जो एक्सप्रेशन है उसमें रिजल्ट आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां से देखें, आर डेल ओवर डेल आर, आर स्क्वायर डेल कैपिटल आर अपॉन डेल स्मॉल आर प्लस साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल एच अपॉन डेल थीटा 1 अपॉन एच प्लस this one plus upon h का स्क्वायर इस रिजल्ट को भी आप नहीं भूलेंगे। मैं इन दोनों रिजल्टों पे ही मेरा फोकस रहेगा, बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ मैं इन रिजल्टों पे। मैंने एक बार फिर से इन्हें लिख लिया है। यहाँ से हमें 2 रिजल्ट मिलने वाले हैं। इस रिजल्ट से क्या आने वाला है, इस टर्म को देखो, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक काम कर चुका है। आप कहेंगे सर कैसे हो गया है, क्योंकि यहाँ फंक्शन केवल और केवल ये फंक्शन फाई का था। और जगह तो आप देख रहे होंगे आर और थीटा आपस में मिक्स है। देखो इस रिजल्ट में देखें, यहां आर और थीटा मिक्स है, ये भी सेपरेशन हो चुका है, देखें यहां भी हो चुका है, यहां भी हो चुका है, क्योंकि यह थीटा ही रह गया है। यहां पे आर और थीटा मिक्स है, अभी अलग अलग करने हैं इनको सबको। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब ही अलग करना है। तो इस पूरी टर्म को क्या करें, इस टर्म को मैं यहां से हटा देता हूं और क्या करे देता हूं, यहां से इसको इधर ले जाता हूं, -1 कैपिटल फाई अपॉन डेल डेल स्क्वायर कैपिटल फाई अपॉन डेल स्मॉल फाई स्क्वायर। इस टर्म को इसके साथ ही पढ़ें, इस पूरी को
इस टर्म को यहां से हटा के मैं इधर ले गया, राइट में, 0 के राइट में ले गया। यहां प्लस में थी तो उधर माइनस में चली गई, और इस पूरी टर्म को मैं किसके इक्वल कर देता हूं, इसको लिख देता हूं ml²। जैसे भी इसे ml² के इक्वल कर देता हूं तो ये मेरा ml यहां मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हो गया, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। मैं बताऊंगा कि ml² ही क्यों लिया, इस पे भी डिस्कशन दूंगा। हमारा एक काम शुरू हो चुका है, अब कौन सा शुरू हो चुका है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस हो चुका है। और अगर इस इक्वेशन को यहां पे ml² में इसको लिख देता हूं तो ये मेरी इक्वेशंस जो कन्वर्ट हो जाती है वो del² कैपिटल फाई अपॉन del φ² प्लस ml² कैपिटल del फाई इक्वल टू, ये फंक्शन इसका del स्मॉल फाई का है, इसको मैं कैपिटल फाई बोल रहा हूं। अब आप यहां से देखें तो ये पूरी इक्वेशंस केवल फाई में आ रही है। क्या रिमूव हो चुका है यहां से, थीटा और आर। और हमें करना केवल इतना ही है, क्या करना है, तीनों को रिमूव करके लाना है। पूरी एक इक्वेशंस हमारी किस में लानी है, हमें एक इक्वेशंस हमें लेके आनी है जिसके अंदर केवल फाई हो, एक एक्सप्रेशन हमें ऐसा लाना जिसमें केवल थीटा हो, और एक पोर्शन हमें ऐसा लेके आना जिसमें आर हो, और तीनों के अलग अलग सॉल्यूशन लेने, तीनों के सॉल्यूशन लाके उन्हें वेव फंक्शन की वैल्यू में पुट कर देना है। ये काम है हमारा। ये जरूर पता हो कि मकसद क्या है, अगर मकसद नहीं पता है तो फिर दिक्कत है। मकसद है कि आर का सॉल्यूशन, आर का जो एक्सप्रेशन है रेडियल, वो हमारा अलग पार्ट हो जाए, एच पार्ट अलग हो जाए और कैपिटल फाई पार्ट अलग हो जाए। ये हो चुका है। अब हमें ये इक्वेशन बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए इसका। जब हम इसका सॉल्यूशन लेने जाएंगे, एक चीज और भी ध्यान रखें जो इसमें महत्वपूर्ण है कि यहां से एक रिजल्ट हमें और भी मिलेगा। क्या मिलेगा, ये हमारा ml² हो चुका है इस टर्म को, तो अब इस पूरे टर्म की जगह मैं ml² यूज कर सकता हूं आगे के स्टेपों में, क्योंकि हमारा ml² माना गया है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो इसको ये टर्म ना लिख के बराबर ml² लिख सकता हूं इस पूरे एक्सप्रेशन को। बात समझ रहे हैं? तो यहां से पता है क्या होगा, अब हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। इसका सॉल्यूशन हमारा क्या आता है, a e⁻⁻⁵ ये आएगा। आप कहेंगे कि सर ये कैसे आ गया, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करें, यहां पहुंच जाएंगे। अगर मैं इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करता हूं, करके देख लो, देखो ये इक्वेशन फिर से ड्राइव हो जाएगी। और ml जो यहां पे होता है उस मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 + -1 + -2 कहां तक जाती है, अप टू द L। ये वैल्यू जो ml की होती है वो 2l+1 वैल्यू आती हैं। क्यों आती हैं, कि 0 से लेकर L तक जाएंगे और फिर नेगेटिव में भी जाएंगे, तो 0 से लेके L और फिर माइनस में और इंक्लूड 0, तो ये वैल्यू ओवरऑल 2l+1 वैल्यू आती हैं। और L हमारा यहां पे पता क्या होगा, अभी इंट्रोड्यूस करूंगा मैं उसे भी। L होता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अभी आएगा स्टेप उसका भी, इस स्टेप से जाऊंगा उसे लाने। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ध्यान दो मेरी बात। अगर मैं इसको 2 बार डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरा एक्सप्रेशन यही आ जाता है, इसका मतलब ये राइट सॉल्यूशन है। अब हम इसको अगर नॉर्मलाइज करें तो नॉर्मलाइज हम कैसे करते हैं, 0 से 2π इस फाई का जो फंक्शन था, ये जिसे मैं कह रहा हूं क्या, कैपिटल फाई,
ये फंक्शन फाई का है और वेव फंक्शन की नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी क्या होगी, एंगल कौन सा घूम रहा है, ये होगी प्रॉपर्टी। नेट पाए जाने की प्रायिकता 1 होगी, किसके रेस्पेक्ट, फाई के रेस्पेक्ट। क्यों, क्योंकि फाई हमारा कहां से कहां तक घूम सकता है, 0 से 2 पाई, तो 0 से लेकर 2 पाई तक। इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करें, वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वेव फंक्शन, और जिसके हिसाब से वो चेंज हो रहा है इक्वल टू 1। यहां से क्या वैल्यू आ गई हमारी, यहां से आ गई वैल्यू मॉड ए स्क्वायर इंटू 2 पाई इक्वल टू 1। देखें यहां नहीं आ गई, तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहां से, प्लस माइनस 1/√2 पाई। ये हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड आ गया, प्लस माइनस 1/√2 पाई e की पावर i ml फाई। और फाई कौन सा एंगल कहलाता था, एज्यूमिथल सॉल्यूशन है ये, एज्यूमिथल पार्ट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब मेरा 1 घंटा पूरा हो जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि फिर इसका सेकंड पोर्शन लेंगे। कितना समय हुआ है, चलो अभी समय है, तो अभी तो मैं काफी कुछ करा दूंगा इतना तो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम। ये बेसिकली हमने ml स्क्वायर के इक्वल ऐसे किया है कि शुरू में हमने इसे ml स्क्वायर के इक्वल नहीं किया था, शुरू में तो एक कांस्टेंट रख लिया इसको k, बाद में पता चला कि उस k की जो वैल्यू है वो हमारी फिजिक्स में ml स्क्वायर से रिजेंबल कर गई। नहीं, बेसिकली क्या है कि जैसे हमने इसको कांस्टेंट k मान लिया, इन केस कह दिया ये कांस्टेंट k है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने लगे, तो यहां पे जो सॉल्यूशंस में लेकर चलेंगे ना वो ml की जगह पे √k आ जाएगा। बाद में पता चला कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को यहां पे ml माने तो ये रिजल्ट जो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से मैच कर जाएगा, इस k की जो वैल्यू है ये इसके स्क्वायर से रिजेंबल कर जाएगी। तो हमने क्या किया, उसे k ना मान के सीधा ml स्क्वायर लिखना शुरू कर दिया। सर ये जो हमने क्वेश्चन माना है वो पाई के एक्सप्रेशन को माना है, नहीं इस वाले को माना है, इसके करस्पॉन्डिंग। जब ये कांस्टेंट मान लिया आपने तो ये पूरी टर्म जो है इस कांस्टेंट के बराबर हो गई। और ये कांस्टेंट के की वैल्यू हमारी ml स्क्वायर बनेगी। जैसे पता है क्या है, अभी तुम थोड़ा जल्दी पूछ गए इस क्वेश्चन को। सपोज कि हम LZ निकालें, LZ समझते हो, जेड कंपोनेंट ऑफ किसका, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब मुझे उम्मीद है तुम्हें इसकी LZ की वैल्यू ना पता होगी, ऑपरेटर की वैल्यू कितनी होती है, कोई बता देगा क्लास में? हे भगवान, ये होता है ऑपरेटर -IH का del/del phi, LZ होता है। होमवर्क में LX और LY भी निकालना। LZ ऑपरेटर की वैल्यू होती है -IH का del/del phi, और LX और LY होमवर्क में बताना मुझे कि LX और LY की वैल्यू कितनी होती है। ध्यान देना मेरी बात पे। हम LZ जो फंक्शन किसका है, फाई का केवल, इसको ऑपरेट करें किस फंक्शन पे, इस पे, इस फंक्शन पे, तो कितनी वैल्यू आ गई, इक्वल टू -IH कट del/del phi, और के इसके इक्वल कर दूं मैं से, चाहे तो ये पूरे को एस सच रख दूं, प्लस -1/√2 पाई e की पावर i ml phi। कर दिया ऑपरेट। ये जो हमारा ऑपरेटर था इसकी वैल्यू तो दिस वन थी, और वेव फंक्शन की वैल्यू हमने नॉर्मलाइज ये निकाल रखी है, ये वाली वैल्यू यहां पर जाके कर दी,
इसकी जगह LZ ऑपरेटर की ये रख दी, बताना क्या आई वैल्यू, माइनस आई एच कट। जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आई एम एल, और ये वेव फंक्शन एज सच आ जाएगा, नहीं आया? ये वैल्यू कितनी हो गई, एम एल एच कट, तो LZ ऑपरेटर की वैल्यू कितनी हो गई, दुनिया में इससे बढ़िया LZ को MLH कट दिखाने का कोई मेथड नहीं। LZ की वैल्यू MLH कट के इक्वल होती है। LZ क्या है, लिखा नहीं मैंने, Z कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब आप कहेंगे सर इस पे भी क्वेश्चन बता दें, जमाना क्वेश्चन का है, क्वेश्चन पूछेगा, जब इंटरव्यू दोगे तो इसका सिग्निफिकेंस पूछेगा, क्या सिग्निफिकेंस है इसका। दो क्वेश्चंस यहां पे इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन तो देखो मैं सिंपल बताता हूं, हालांकि अभी थोड़ा अर्ली है कुछ कहना, लेकिन थोड़ा सा मैं अगर हिंट करूं, मानूं कि थोड़ा बहुत तुम्हें पता है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारी SPDF स्टेट होती हैं, SPDF में S की जो वैल्यू है वो L0 होता है, P में L की वैल्यू 1 होती है, D के लिए L2 होता है, F स्टेट के लिए L की वैल्यू 3 होती है। ऐसा नहीं है, GH के लिए भी ऐसे ही चलता रहता है आगे। तो जब हम L की वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ पे ML 0 होता है। L बराबर 1 में ML की वैल्यू 1 0 और -1 होती है। L बराबर 2 के लिए ML की वैल्यू 2 1 0 -1 -2 दिख भी रहा बोर्ड, और F के लिए L की वैल्यू 3 होती है, तो ML की वैल्यू 3 2 1 0 -1 -2 और -3 होती हैं, और आगे ऐसे ही बढ़ते जाना। अब जैसा आपसे कहता है कि P स्टेट में देखो दो रिजल्ट यहां पे क्या इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें भी मैं ब्रैकेट में क्लोज करता जा रहा हूं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यहां पे क्वेश्चन आता क्या है, कहा उसने P स्टेट है, एक इलेक्ट्रॉन P स्टेट में है, उसका LZ क्या होगा। आगे आंसर, LZ की वैल्यू P स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो ML की वैल्यू 3 है, 1 0 -1 यहां पर पुट कर दो, तो LZ H कट होगा, 0 होगा और -H कट होगा। पहुंचे यहां तक, नहीं पहुंचे? आपसे पूछता है इलेक्ट्रॉन D स्टेट में है, उसके LZ बताओ, LZ कितनी वैल्यू रखेगा। तो D स्टेट में L की वैल्यू 2, ML की वैल्यू 5 है, तो आंसर 2H कट, H कट 0 -H कट -2H कट होगा। सो तो नहीं गए? F स्टेट में है, L की वैल्यू 3 है, ML की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। थोड़ी सी अगर मेरा फिजिक्स बोलने का मन करे तो मैं फिजिक्स कैसे बोलूंगा, फिजिक्स में ऐसे बोलूंगा कि जब इलेक्ट्रॉन XY प्लेन के अंदर मोशन करता है, when the motion of electron is restricted into the XY plane, देखो उसके पास इलेक्ट्रॉन पर मोशन के लिए प्लेन कौन कौन से हैं, XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन। जब वो XY प्लेन में होता है तब उसका Z कंपोनेंट क्वांटाइज होता है, LZ की वैल्यू सर्टेन होती है, कुछ भी नहीं रख सकता। और बहुत ही वंडरफुल फिजिक्स बताऊंगा मैं आगे जाके, अभी थोड़ा कम बता रहा हूं, ज्यादा बताऊंगा। XY प्लेन में होता है तो LZ क्वांटाइज रहता है, अगर YZ प्लेन में है तो LX क्वांटाइज रहता है, और ZX प्लेन में होता है तो LY क्वांटाइज होता है। ये फिजिक्स जो हम लेकर चल रहे हैं ये XY प्लेन पे डिस्कशन है जब LZ कह रहे हैं। लेकिन आपको इंटरव्यू में पूछता है एक इलेक्ट्रॉन YZ प्लेन में कन्फाइंड है, कहता है उसका कौन सा ऑर्बिटल क्वांटम जो है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज रहेगा, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम LX बोल रहा हूं। जिस मोशन में, जिस प्लेन के अंदर मोशन कन्फाइंड होती है उस प्लेन का कंसेप्ट नहीं लेना है, कंपोनेंट उससे अलग वाले का लेना है। अगर XY में है, XY प्लेन में है तो LZ होगा जो क्वांटाइज, इसे क्वांटाइज कहते हैं। क्वांटाइज का जो मतलब होता है सर्टेन वैल्यू रखना, डिस्क्रीट सेट ऑफ जो हमारी वैल्यू है आइगन वैल्यू उसे रखना, वो होता है। तो यहां
एक्स वाई में है तो एल जेड, और वाई जेड में है तो एल एक्स, और जेड एक्स में है तो एल वाई। ये क्वांटाइज रहता है। इस बात को मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों रहता है इसका मैं डिस्कशन अभी नहीं दूंगा, पर आगे जाकर ये बताऊंगा कि अगर ना हो तो क्या हो, उस पर डिस्कशन दूंगा, लेकिन उसका इंतजार करो, अभी समय नहीं आया उसका। और एक चीज अगर आप यहां से ध्यान दे रहे हो, अगर ध्यान दें, बहुत अच्छे से ध्यान दें, तो एक चीज और भी सीखने मिल रही होगी। अगर हम एवरेज वैल्यू देखें तो एस स्टेट के लिए एम एल 0 है तो एल जेड तो 0 है ही। पी स्टेट के लिए एल जेड की जो वैल्यू है वो एच कट है, 0 है और माइनस एच कट है। अगर औसत देखें तो 0 ही होगा। क्यों? एच कट 0 और माइनस एच कट का एवरेज लोगे तो 0 ही आएगा। और अगर अगली स्टेट में गए तो वहां भी 0 होगा। तो यहां से फिजिक्स ये बताएगी कि औसत वैल्यू ऑफ एल जेड ऑलवेज 0 होती है। किन स्टेटों में? अगर वहां एक कंसेप्ट है, अगर प्रायिकता तीनों जगह सेम है, अगर नहीं है सेम तो नहीं होगी। समझो बात। जब हम इसका एवरेज लेने चले, एल जेड की वैल्यू जब हम लेके चलेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन एम एल एच कट, और एच कट तो कांस्टेंट है। अगर एक्सपेक्टेशन एम एल 0 है तो एक्सपेक्टेशन एल जेड 0 है। लेकिन अगर काश क्या हो, अगर संभावना, ध्यान देना मेरी बात है, इसको सदा मत मानना कि सदा सही है ये। मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं। सपोज किया एच कट 0 और माइनस एच कट ये 3 वैल्यू हैं, लेकिन इसको रखने की प्रायिकता सपोज किया अलग हो, इसके पाए जाने की प्रायिकता अगर अलग हो, इसके पाए जाने की प्रायिकता अगर अलग हो रखने की, तो एक्सपेक्टेशन एल जेड 0 नहीं होगा। जैसे मुझसे कहा जाए यहां पे इसको रखने की जो प्रायिकता है, इन केस में क्वेश्चन बनाऊं, काल्पनिक क्वेश्चन, मैं आपसे कहूं कि जो यहां पे प्रायिकता है वो हमारी 1/6 है। यहां पे इसकी जो पाए जाने की प्रायिकता है वो 2/6 है। तो यहां प्रायिकता जो हो गई वो 3/6 हो गई, नहीं हो गई? क्योंकि टोटल प्रायिकता तो 1 होनी है। अब इसका जो एल जेड है, एक्सपेक्टेशन एल जेड, वो 0 नहीं होगा। समझो बातों को, इन्हीं में अंतर आ जाता है आंसर में। तो आपने लगा दिया सदा 0 होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो गया। सदा 0 नहीं होगा। वेव फंक्शन तय करेगा, वेव फंक्शन ये तय करेगा कि हमें ये भी पता हो कि उसमें पाए जाने की प्रायिकता कितनी है। जैसा मुझसे कहा जाए, यहां पे मैं क्वेश्चन कह रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि ml बराबर 1 रखने की प्रायिकता 1/6 है, ml बराबर 0 रखने की प्रायिकता 1/3 है, और माइनस एच कट रखने की प्रायिकता ml बराबर -1 रखने की प्रायिकता 1/2 है। अब इसका एलजेड नेगेटिव जाएगा, एक्सपेक्टेशन एलजेड 0 नहीं जाएगा। अब कैसे निकालोगे? 1/6 एच कट प्लस 0, 2/6 इंटू 0 प्लस 3/6 मीन्स हाफ इंटू माइनस एच कट। ये आंसर होगा। कुछ होशियार हो या नहीं हुए? कभी क्या करो, एक्सपेक्टेशन एलजेड विल बी ऑलवेज 0, अगर ये लिख के आते हो तो गलत करके आते हो। हाँ, अगर वो कहता है कि तीनों स्टेटों में पाई जाने की प्रायिकता इक्वल है, तब 0 है। बेसिकली क्या होता है, डिवाइड नहीं करते इसे 3 से, ऐसे नहीं लेते, प्रायिकताओं को सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। समझो कैसे कर रहे हैं कि हम यस एनर्जी की तरह, जैसे एनर्जी में लगाते हैं P1 E1 प्लस P2 E2, ऐसे यहां लगाते हैं। एक्सपेक्टेशन एलजेड बराबर ml एच कट में उस ml को रखने की प्रायिकता कितनी है उससे मल्टीप्लाई करते जाओ, ml की वैल्यू रखते जाओ और प्रायिकता से मल्टीप्लाई करते जाओ। ऐसा नहीं है मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इस पर कराऊंगा खूब सारे, जहां तुम्हें क्वेश्चन निकलवा रहा हूँ कि अब इसका निकालो। आ चुका है नेट में क्वेश्चन इस पर, वेव फंक्शन देता है और पूछता है एक्सपेक्टेशन एलजेड बताओ। बहुत सारे लगाते हैं 0 आंख मीच के, 0 नहीं, ये भी तय करेगा कि उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा ml है उसमें पाए जाने की प्रायिकता पार्टिकल की कितनी है, उसी हिसाब से चेंज होगा। यहां तक पहुंच गए? कोई दिक्कत है? नो।
ये ना सोचें कब इस पे क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो गए, अभी आएंगे क्वेश्चन, लेकिन दो चीजों पे आप क्लियर रखें, यहाँ वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन दिस वन, और Lz की वैल्यू mLh कट, और साथ साथ इस कंसेप्ट को याद रखें कि xy प्लेन में Lz, yz में Lx और zx में Ly क्या रहता है, क्वांटाइज रहता है। वर्ड्स याद रखना, क्वांटाइज, क्वांटाइज का मतलब सर्टेन वैल्यू रख। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपकी समझ आ रहे होंगे। इसको मैं अगर लेक्चर 42 को ऊपर लिखना चाहूं कि मैं इसमें क्या क्या डिस्कस कर चुका हूं, तो मुझे बताएं क्या क्या आप कहोगे, क्या क्या कहोगे, इसमें क्या क्या चीज डिस्कस की तुमने, कंक्लूड करो मेरे लेक्चर को। इसमें डिस्कशन, पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की, फिर हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में श्रोडिंगर इक्वेशन बदली, फिर उसके बाद में उसके सॉल्यूशन को रेडियल, एजीमुथल और 3 पार्टों में कन्वर्ट किया, उसमें आर, एच और फाई इसमें बदला। फिर फाई को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक के बाद हम कहां पहुंचे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक्स के अंदर हम एक पार्ट का सॉल्यूशन करने में सक्षम रहे, एजीमुथल पार्ट का, और उसके अलावा हम Lz को क्वांटाइज करने में, समझाने में सक्षम रहे कि Lz की वैल्यू mLh कट होती है, और ml मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस करने में सफल रहे इस लेक्चर में। अब हमारा काम आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर में हम चाहेंगे L पता चले, L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कैसे आया पिक्चर में, हमें N पता चले, N कैसे पिक्चर में आया। तो अगले टॉपिक्स के अंदर केवल हम एक ही चीज को सेपरेट कर पाए, और दो जो हैं उनको आगे कोशिश करते हैं। कई सारी वीडियो हाइड्रोजन एटम में मैं डिस्कस करूंगा, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो डिस्कस करूंगा जिसमें केवल और केवल अप्लाइड करा रहा हूँ, जहां पे क्या करूंगा, सारे फॉर्मूले इस पे इसी बोर्ड के ऊपर यहाँ कवर करूंगा, लिखूंगा उन्हें, और सब पे एक एक दो प्रॉब्लम बताऊंगा क्या क्या आ रही हैं, कैसे कैसे उन्हें लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे कंटेंट देखते रहें, चैनल को बढ़ाते रहें, सब्सक्राइब भी कराते रहें। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।